स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है 30 नंबरों का, उसका सीरीज आप लगातार चलाते रहिएगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी एक विनती है आप लोगों से, और यह एक रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत के बाद हम एक पीडीएफ तैयार करते हैं दोस्तों, फिर उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके लिए अपने नेट खर्चा करते हैं और तब जा कर के एक वीडियो कंप्लीट होता है आपके जीवन के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स मैं देखता हूं कि वीडियोज़ पर व्यूज़ तो अच्छे खासे चले जाते हैं, लेकिन आप न तो वीडियो को लाइक करते हैं और न ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे में दोस्तों मनोबल घटता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो वीडियो है, जो आज के लिए हिंदी और इंग्लिश बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आ रहा है, इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक के साथ साथ अगर 1000 सब्सक्राइबर हमें 3 से 4 दिनों के अंदर नहीं प्राप्त होते हैं तो यह सेशन हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती है आपसे कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सेशन लगातार चलते रहे तो जो भी व्यक्ति आएँ वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए डेली बाय डेली वीडियो लेकर के आते रहें। ये तो रही हमारी अपनी समस्या जो मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 अभी फ़िलहाल कुछ ही समय पहले जो है संपन्न हुआ, उसमें हिंदी और अंग्रेजी का एक नया पैटर्न देखने के लिए मिला, जिसमें देखा गया कि 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे रह रहे हैं, 4 क्वेश्चंस जिसमें अंग्रेजी के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, अनसीन पैराग्राफ, और उस पर आधारित 4 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन ग्रामर बेसिस होते हैं। तो याद करेंगे ये 4 और 4 8 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके अंग्रेजी के लिए, ठीक है। ये कोई भी बैन नहीं है कि आप 8 क्वेश्चनों में कितना सही कीजिएगा, कुल मिलाकर के आपको 9 अंक से नीचे नहीं लाने हैं। आदत पकड़िए 17, 18, 19 कि ये बीपीएससी है, कब अपना मूड बदल दे और कब ये कहने लगे कि मैं लैंग्वेज पेपर को जैसे हटा सकता हूँ तो लैंग्वेज पेपर के लिए मैं मेरिट में इसको शामिल भी कर सकता हूँ। ये बीपीएससी के दिमाग है। अब ये खुरपाती कितने करेंगे ये आपको बताने वाली चीज़ नहीं है। तो हम पहले देखेंगे इसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अंग्रेजी का एक अनसीन पैसेज, उसमें 4 क्वेश्चन उस पर आधारित रहेगा, ठीक है। हम आपको इसको करना सिखाएंगे अल्प समय में। फिर हिंदी में 2 पैसेजेज रहते हैं जिसमें 6 और 6 12 करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामर से बेसिस रहते हैं, और हिंदी अंग्रेजी में 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब सारे बिंदु समझ गए होंगे और अब समय हो गया आपके क्वेश्चन आंसर कराने के लिए। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि अगर 1000 सब्सक्राइबर और 1000 जो लाइक्स है इस वीडियो से नहीं आते हैं तो यह सेशन जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है, रीड द गिवन पैसेज एंड चूज द राइट ऑप्शन ऑफ अ क्वेश्चन 1 to 4, ठीक है। इसको दिए गए पैसेज को आप बढ़िया से पढ़िए और उस पर आधारित क्वेश्चनों का जवाब 1 से 4 तक दीजिए। जैसे है कि अमिताभ बच्चन फॉन्डली नॉन एज द शहंशाह ऑफ अ बॉलीवुड, यानी कि अमिताभ बच्चन जो है बॉलीवुड में शहंशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो टीजीटी का मैथ वाला सेशन था उसमें इसी से पूछा गया था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया गया था, हम इसको छोटा करके लेके चल रहे हैं। इज वन ऑफ द इंडियन मोस्ट आइकॉनिक एक्टर याद रखेंगे, यह बॉलीवुड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइकॉनिक एक्टर, प्रसिद्ध एक्टर माने जाते हैं। बॉर्न ऑन अक्टूबर 11, 1942, यह अक्टूबर 1942 में 11 अक्टूबर को जन्म लेते हैं। अब जगह है इन इलाहाबाद। ही गेंड फेम इन 1970s। देखिए वो अपने आप की जो फेम है वो 1970 में अपने आप को एक मतलब रोल अपना अदा करते हैं, रोल इन हिज ब्लॉकबस्टर फिल्म लाइक शोले एंड दीवार और शोले जैसी फिल्मों के माध्यम से वे अपना नाम कमाते हैं 1970 के दशक में। हिज डीप बैरिटर वॉइस, वे अपने बहुत ही बेहतर वॉइस, इंटेंस एक्टिंग, एक बेहतरीन छवि वाले एक्टर, यानी कि एक्टिंग के लिए स्टाइल एंड रिमार्केबल बेसिएबर मेड हिम अ हाउसबैंड नेम, जो उनको नाम कमाने में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करती है।
डिस्पाइट फेसिंग सेट बैक इन हिज कैरियर, वो अपने जीवन में बहुत सारे असफलताओं को प्राप्त करते हैं। ही रिमेम्ड हिमसेल्फ इन द रिमेन रिवलेंट होस्टिंग द पॉपुलर क्विज, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक बहुत ही प्रसिद्ध जो होस्टिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, उससे मतलब वो पूरे हिंदुस्तान में छाते हैं। बियॉन्ड एक्टिंग ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज परपेट्रेटिंग द सोशल इन्वेटिव, वह एक सामाजिक रूप से बढ़ते हुए एक जाने माने हस्ती के रूप में अपना मतलब भारतीय बॉलीवुड क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में अपने आप को निर्धारित करते हैं। इस प्रश्न का ये मतलब ये आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन था और उसको रीड हम लोग कर लिए और उस पर बेसिस क्वेश्चंस आपके सामने है। जैसा कि पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज अमिताभ बच्चन्स इज निक नेम इन बॉलीवुड। ठीक है, अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में निक नाम क्या है? किंग खान, बिग बी, एमआर प्रेसिडेंस और ये नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आप कुछ भी जानते हो लेकिन आपको चलना इस पैराग्राफ जो पैसेज दिया गया है उसी के हिसाब से। तो इसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन को किस निक नाम से जाना जाता है, तो इसमें पैराग्राफ में पैसेज में इसका प्रयोग शहंशाह किया गया था। लिखा गया था अमिताभ बच्चन फाउंडली नॉन एज द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1000 लाइक इस वीडियो पर पहुंचाने हैं और इस वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर हम सभी को गेन करने हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अमिताभ बच्चन बॉर्न। प्रश्न है कि अमिताभ बच्चन कब जन्म लिए थे। जो पैसेज आपने पढ़ा था उसके हिसाब से 11 अक्टूबर 1942 बताया गया, इसमें सिर्फ जो है सन दिया गया है, इसलिए 1942 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच क्विज शो इन अमिताभ बच्चन नॉन फॉर द होस्टिंग। वह कौन सा क्विज शो है जिसको अमिताभ बच्चन जो है क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। ठीक है, वह है कौन बनेगा करोड़पति। आपने भी चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन विच डिकेड डिड अमिताभ बच्चन राइज टू फेम। वह कौन सा दशक है जब अमिताभ बच्चन अपने आप को एक मतलब फेम कमाते हैं, मतलब बहुत आगे वो चर्चित हो जाते हैं। सही आंसर 1970 के दशक वो है जिस समय शोले और जंजीर जैसे मूवीज आती है और उसी के माध्यम से अमिताभ बच्चन पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ग्रामर के क्वेश्चन कैसे होते हैं ये जरा देखिएगा। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे दोस्तों का ये होता है, कमेंट होता है कि सर ये किस क्लास के लिए है। तो देख लीजिएगा, आप बीपीएससी जो है पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी का, या फिर यू कहें 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा स्लो करके क्वेश्चंस बेहतर कर दिए जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, पैटर्न सेम टू सेम रहता है सब किसी के लिए। तो कोई भी आ रहे हो सभी के सभी जरूरत है कि इस वीडियो को देखिएगा। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन शायद हम लोग छोड़े थे, देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास विच सेंटेंस इज करेक्टली, देखेंगे विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली रूप से क्या है आपके पास करेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस है, सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, याद रखेंगे सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, ये जो है आपके पास सी डज नॉट लाइक एप्पल। ठीक है, यह जो है ग्रामेटिकल के रूप से सही बनाया गया है क्योंकि देखिएगा सी के साथ यहाँ पर डोंट लगा दिया जो कि नहीं सही है। आर भी प्रयोग नहीं हो सकता है, सी नॉट लाइक बिना एक्जुअली वर्ब का सेंटेंस सी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें प्लूरल फॉर्म कौन सा सही है, चाइल्ड, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन और चिल्ड्स। दिखाई दे रहा है ना, सही आंसर है कि यह जो दिए गए ऑप्शन है उसमें जो चाइल्ड है उसका प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ी बढ़िया से देखिएगा, बारीकी से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। वह कौन सा वर्ड जो नीचे दिया गया है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाती है, सही करती है। आई डैश गोइंग टू द मार्केट लेटर, मैं यानी कि मार्केट जा रहा हूँ कुछ देर के बाद। ठीक है, तो इसमें सही है कि आई एम गोइंग टू मार्केट लेटर। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद मार्केट जा रहा हूँ, जा रहा था नहीं करिएगा, जा रहा हूँ ऐसा रिक्वेस्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि
इंडिफिनिटी द करेक्ट पंक्चुअल सेंटेंस, आइडेंटिफाई, यार इंडिफिनिटी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुअल सेंटेंस। जो पंक्चुअल सेंटेंस है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि निम्नलिखित में से कौन है। सही है, तो माई ब्रदर एंड, देखेंगे एंड आई वेंट टू द पार्क, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क, तो माई ब्रदर एंड आई, देख रहे हैं, आई वेंट टू द पार्क, देखेंगे दोनों का दोनों सेंटेंस एक ही नहीं है, नहीं, इसमें कोमा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 9 से 14 तक का सही आंसर चुनिए। बिल्कुल दो गद्यांश अब दिए जा रहे हैं, पहले तो गद्यांश नहीं दिए जाते थे। बीपीएससी टीआरई 1 में देखा जाए, टीआरई 2 में भी गद्यांश एक होता था, लेकिन टीआरई 3 से इन्होंने अपना बवाल मचा दिया कि हम 2 ठो पैसेज देंगे और उसके बाद चुनेंगे। ठीक है, तो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 9 से 14 तक के सही आंसर चुनने हैं। ठीक है, पहले आइए सभी मिलकर के, हम सभी दोस्त जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, लगातार जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और विविधतापूर्ण संस्कृतियों में से एक है। यह विविधता धर्म, भाषा, त्योहार, परंपराओं और कलाओं में स्पष्ट रूप से दिखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म जैसी अनेक धार्मिक परंपराएं इसे समृद्ध बनाती है। योग, आयुर्वेद, नृत्य और संगीत भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। अहिंसा, सहिष्णुता और अतिथि सत्कार इसके मुख्य मूल्य रहे हैं। वहीं पर बात करें, कहता है कि भारतीय संस्कृति में परिवार और सामूहिकता को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ के त्यौहार जैसे होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसा हमारे पास एक गद्यांश था जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप चाहिएगा तो एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। लिखा है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और विविधतापूर्ण संस्कृतियों में से एक है। यह विविधता धर्म, भाषा, त्यौहार, परंपराओं और कलाओं में स्पष्ट रूप से दिखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म जैसी अनेक धार्मिक परंपराएं इसे समृद्ध बनाती है। योग, आयुर्वेद, नृत्य और संगीत भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। वहीं पर बात करें, अहिंसा, सहिष्णुता और अतिथि सत्कार इसके मुख्य मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार और सामूहिकता को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ के त्यौहार जैसे होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सभी धर्मों के और समुदायों को जोड़ने का कार्य करती है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये गद्यांश कह क्या रहा है। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का मुख्य मूल्य क्या है। तो भारतीय संस्कृति का मुख्य मूल्य क्या है? अहिंसा, भौतिकता, संघर्ष या प्रतिस्पर्धा। तो सही आंसर है कि भारतीय संस्कृति का मुख्य जो मूल्य उद्देश्य है वह निम्नलिखित में से अहिंसा है। ठीक है, जो कि पैराग्राफ में प्रयोग किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 10वां कि भारतीय संस्कृति में कौन सा धर्म उत्पन्न नहीं हुआ। निम्नलिखित में से वह कौन सा धर्म है जो उत्पन्न नहीं हुआ है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा वो धर्म है जो उत्पन्न नहीं हुआ है? सही आंसर है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में कौन सा धर्म उत्पन्न नहीं हुआ, तो सही आंसर है कि इस्लाम जो उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, इसमें जो गद्यांश में दिया गया उस हिसाब से चलना है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में योग का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि उत्पन्न नहीं हुआ इस्लाम धर्म, उसको लाया गया है भारत में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके मतलब भारत में इसको विस्तार करने वाले व्यक्ति हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं बिताएं, आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति में योग का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो भारतीय संस्कृति में योग का महत्व किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न आपके सामने है। कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अध्यात्म, व्यापार और राजनीति। सही आंसर है कि भारतीय संस्कृति में योग का महत्व जो जुड़ा हुआ है वह स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में कौन सा त्यौहार रंगों का प्रतीक है? यह प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संस्कृति में कौन सा वह त्यौहार है जो रंगों का प्रतीक है? दिवाली, होली, ईद या क्रिसमस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होली जो है वह त्योहारों के रंग का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में किसे अतिथि देवो भव कहा जाता है? अतिथि का सम्मान करना, धार्मिक पूजा, व्यापार और कला। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि भारतीय संस्कृति में किसी अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथियों का सम्मान करना अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है।
14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आयुर्वेद किससे संबंधित है। प्रश्न आपके सामने है कि आयुर्वेद किससे संबंधित है। यह 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद जो है दोस्तों वो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। एक हमने गद्यांश देख लिया, अब दूसरा गद्यांश भी आपके एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। इसका आपके पास अनुदेश है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 15 से 20 तक का सही उत्तर विकल्पों के माध्यम से चुनिए, जो कि दिया गया है। गद्यांश दिया गया है, शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। देखा गया यहाँ पर शिक्षक और छात्र से संबंधित बातों को लिखा गया है। मूल उद्देश्य ये समझ लीजिएगा, शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह संबंध ज्ञान, आदर और विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों के नैतिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध छात्रों में आत्मविश्वास, सृजनात्मक और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। शिक्षक का मार्गदर्शन छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह संबंध ज्ञान, आदर और विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों के नैतिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध छात्रों में आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। शिक्षक का मार्गदर्शन छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को समझ गए होंगे। इस पर आधारित 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि शिक्षक और छात्र का संबंध किस पर आधारित है। धन, ज्ञान, दबाव। याद रखेंगे तो पैराग्राफ में प्रयोग किया गया था, शिक्षक और छात्र का संबंध ज्ञान और विश्वास से संबंधित है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, मात्र एक दिया गया है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर था ज्ञान और विश्वास। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल पढ़ाना, नैतिक और मानसिक विकास करना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को नियंत्रित करना। सही आंसर है कि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है नैतिक और मानसिक विकास बच्चों में कराना। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध किसे बढ़ावा देता है। शिक्षक और छात्र जो संबंध होता है, शिक्षक छात्र संबंध किसे बढ़ावा देता है। ऑप्शन है दबाव को, सृजनात्मकता को, आलस्य को या विवाद को। 17 का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक छात्र जो संबंध है वह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, यदि आपने भी चुना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए होंगे, क्योंकि टारगेट है 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से, तभी जाकर के हम लोग आगे इस सेशन में बढ़ेंगे। शिक्षक का छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या योगदान होता है। शिक्षक का छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में कौन सा योगदान होता है। कोई योगदान नहीं होता, सहायक होता है, हानि पहुंचाता है, अवरोध पैदा करता है। सही आंसर है कि शिक्षक छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण में क्या योगदान करता है, तो उसमें सहायक के रूप में एक योगदान करता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली का क्या है। शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली का क्या है। एक भाग है, विकल्प है, आधारशिला है या फिर समस्या है। प्रश्न आपके पास है कि शिक्षक और छात्र का संबंध शिक्षा प्रणाली का क्या है, तो दिए गए ऑप्शंस गद्यांश के आधार पर यह जो एक प्रकार की आधारशिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि एक अच्छा शिक्षक छात्र संबंध किससे जुड़ा होता है। एक अच्छा शिक्षक छात्र संबंध किससे जुड़ा होता है। केवल पाठ्यक्रम से, व्यक्तित्व के विकास से, आर्थिक लाभ से, सामाजिक दबाव से। सही आंसर है कि एक अच्छा शिक्षक छात्र संबंध जो है वह व्यक्तिगत विकास से होता है। व्यक्तित्व के विकास यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न था अभी तक गद्यांश से आधारित, एक गद्यांश अंग्रेजी में, 2 गद्यांश हिंदी में तथा 4 क्वेश्चन ग्रामर से अंग्रेजी में और 10 क्वेश्चन व्याकरण से अंग्रेजी में। यह नया पैटर्न दिया गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसी बेस पर टीआरई 4 भी आएगा। प्रश्न है, राम बाजार गया में कौन सा वाक्य भेद है। राम बाजार गया, इसमें कौन सा वाक्य भेद प्रयोग किया गया है। दोस्तों यह इसमें एक प्रकार का यह विधान वाक्य है, यानी कि राम बाजार गया यानी वह इसने एक कार्य को कंप्लीट कर लिया, इसलिए इसको विधान वाक्य के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर कि पढ़ाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
तो पढ़ाई में देंगे। पढ़ाई एक अपने आप में शब्द है, अगर पढ़ाई में से प निकाल देते हैं तो ढाई नहीं होता। तो पढ़ाई में ऐसे प ऑप्शंस दिया भी नहीं और प कोई उपसर्ग भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई नहीं, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 23 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक शब्द का तत्सम रूप क्या है। पुस्तक शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो पुस्तक शब्द का तत्सम रूप पुस्तक ही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जैसे कि मह्यम संस्कृत व्याकरणम पुस्तकम अतिरोचते, तो यह एक संस्कृत का मूल जो शब्द होता है वह हिंदी में भी जैसे का तैसा प्रयोग किया जाए वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो पुस्तक का पुस्तकम संस्कृत में लिखा जाता है, इसलिए पुस्तक का तत्सम रूप पुस्तक ही होगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रश्न है सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा, रवि, मेघ या आकाश। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी मेघ होगा। 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर के बाद दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि यह जो 5 ऑप्शन वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्वेश्चंस आएंगे वो 5 ऑप्शनों में क्वेश्चनों को तब्दील करने लगेंगे हम। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बेदेख करके वीडियो को स्किप करके मत चले जाइए, स्वयं का सिर्फ लाभ ना उठाइए। आपके साथ साथ हमारे जीवन भी जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए भी मेहनत कीजिए। वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, यानी वह किस प्रकार के सर्वनाम का भेद होगा। तो वह जो है यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि मिठाई शब्द में कौन सा समास है। मिठाई में कौन सा समास जोड़ा गया है। सही आंसर है कि मिठाई शब्द में है जो सो कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। मिठाई शब्द में कौन सा समास है। सही आंसर है मिठाई शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है राम का घर सुंदर है। वाक्य में सुंदर कौन सा विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। राम का घर सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर कौन सा विशेषण है। सही आंसर है दोस्तों सुंदर जो है एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर, नदी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। याद रखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। नदी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि यह इकारांत शब्द है। 29 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द क्या है। प्रश्न है कि सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द जो है दोस्तों वह झूठ है। 29 नंबर प्रश्न है कि सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द झूठ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है यदि शब्द कौन सा अव्यय है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो 30 क्वेश्चंस आज के इस क्वालिफाइंग पेपर के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने कराया, जो कि एकदम नए सिलेबस पर नए पैटर्न पर जो कि बीपीएससी के द्वारा बनाया गया उस पर आधारित है। तो इस पूरे 30 क्वेश्चनों में कितने सही आपने किया है ज़रूर आप अपने आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि शब्द कौन सा अव्यय है तो 30वां का सही आंसर आपको चुनना है कि यह निपात है या संबोधवादक है या समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो यदि शब्द कौन सा अव्यय है सही आंसर है कि यह एक समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के 30 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बिल्कुल जब आप एग्जाम में बैठिएगा देख लीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चनों से हट करके किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं होगा। सेम टू सेम चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या मिडिल स्कूल के लिए हो, सबके लिए यही लेवल रहने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद।